हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं और ये वीडियो खास है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास कर चुके हैं। 9 महीने बाद उनके एग्जाम हैं सीए इंटर के। अब ये उनकी इच्छा है कि वो एक ग्रुप देना चाहें या बोथ ग्रुप देना चाहें। इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा कंप्लीट प्लानिंग, डिटेल्ड प्लानिंग कि अभी से कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और रिवीजन टाइम कैसे निकालना चाहिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आते आते आपके ऊपर प्रेशर ना आए। अगर आप बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी से आपका टारगेट है रैंक लेके आना है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है क्योंकि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस ना आज से ही स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अब आप फाउंडेशन पास हो गए, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। अब बात करेंगे हम सीए इंटर की। और सीए इंटर यानी कि सीए बनने की लाइफ में सेकंड स्टेप, पहला था फाउंडेशन, फिर है इंटर, फिर है फाइनल। तो ये आपका है सेकंड स्टेप। तो अपने को इंटर में भी अच्छे मार्क्स लेके आने, इंटर में अच्छे मार्क्स लेके आने, एक बार में क्वालिफाई करना है। और अगर मेहनत की आपने तो आप रैंक भी लेकर आ सकते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे पूरी की पूरी प्लानिंग की। और ये प्लानिंग मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप प्रॉपर अपना रजिस्टर या कोई पेन वेन लेके बैठे ताकि प्रॉपरली आप नोट करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप सुन लें और सुन के बस हाँ मन में याद है। नहीं, प्रॉपर प्लानिंग। प्लानिंग मतलब होता है जो आपकी नोटबुक पे लिखी है कि इस समय में ये पढ़ूंगा, इस समय में ये पढ़ूंगा, इस समय में ये रिवाइज करूंगा। मतलब प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, आपके रजिस्टर में लिखी हुई, तभी उसको प्लानिंग मानते हैं। क्योंकि देखो माइंड में की गई प्लानिंग तो माइंड की प्लानिंग ही है, आप एक टाइम बाद उसे भूल जाओगे। तो ये होता ही है। तो देखिए बात करता हूं सीए इंटर की। अब इंटर में देखो ग्रुप 2 है आपके, एक है आपका ग्रुप 1 और एक है आपका ग्रुप 2। ग्रुप 1 में एट प्रेजेंट है आपका अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्सेशन। ये ग्रुप 1 में है जी। ग्रुप 2 में आपका क्या है, एडवांस अकाउंट, ऑडिट, फिर अगला है EIS/NSM और उसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इको फॉर फाइनेंस। कुल मिलाकर आपके 8 पेपर हैं और 9 महीने आपके पास मोटा मोटा अवेलेबल है। तो हम जब प्रिपरेशन करते हैं ना, देखो पूरे के पूरे 9 महीने को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम। हमारे पास मोटा मोटा टाइम है 9 महीने का। तो इस 9 महीने को ना हम मोटा मोटा 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्रिपरेशन टाइम। प्रिपरेशन टाइम मतलब ये वो टाइम है जब आप कोचिंग क्लास लेते हो और सब्जेक्ट को आप पहली बार पढ़ते हो। दूसरा होता है आपका रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम समझ गए वर्ड से। रिवीजन मतलब है कि आपने बार बार रिवाइज करना है। जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करोगे आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ध्यान देना, एग्जाम का टारगेट, प्रिपरेशन का टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि जब हम रिवाइज करें तो रिवाइज करते करते अपने इस सब्जेक्ट के सारे कंटेंट को इस लेवल पर समराइज कर दें कि एग्जाम के पहले जो 1.5 दिन हमें मिलता है उसमें आराम से इसको हम रिवाइज कर सकें। ये टारगेट है जी हमारा। टारगेट क्लियर है। एग्जाम के पहले जो 1.5 दिन मिलता है, मोटा मोटा 1.25 दिन कह सकते हैं उसको आप, उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस रिवाइज होना चाहिए। ध्यान देना, अगर उस 1.5 दिन में आपने अपने कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर लिया, जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम है उसका, तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपने उस समय रिवाइज नहीं कर पाए तो भाई पास होने के चांस तो है बट चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि रिवीजन 1.5 दिन में एक पेपर का हो जाए। यानी कि हमें इस माइंडसेट से पढ़ना है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने सब्जेक्ट को समराइज करते हुए चलेंगे। समराइज कैसे करना है बताऊंगा आपको। हमें पेपर को समराइज करते हुए चलना है ताकि हम जब रिवीजन करें तो रिवीजन फटाफट हो और एक टाइम बाद वो लेवल आए कि पूरे के पूरे पेपर को, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हम 1.5 दिन में मात्र रिवाइज कर सके। तो ये है जी अपना टारगेट। तो पूरे 9 महीने को मैंने बांट दिया 2 टाइम के अंदर। एक का नाम है प्रिपरेशन टाइम और एक का नाम है रिवीजन टाइम। प्रिपरेशन टाइम मोटा मोटा लगा लो आप 6 महीने का और रिवीजन टाइम बच गया फिर आपका 3 महीने का। ठीक है जी, मोटा मोटा 6 महीने और रिवीजन टाइम आपका 3 महीने। बल्कि इसको मैं ये भी कह सकता हूं 6 to 7 मंथ, और इसे कह सकता हूं मैं 2 to 3 मंथ्स। समझ गए, 2 to 3 मंथ्स। टोटल 9 महीने हैं। यानी अगर आपने 7 महीने प्रिपरेशन में लगा दिए तो रिवीजन के बचे 2 महीने, और प्रिपरेशन में 6 महीने लगाए तो रिवीजन के बचे आपके 3 महीने। कुल मिलाकर जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे उतने ज्यादा क्या है आपके पास होने के चांसेस। इसे क्या हो गया, इसी को, उससे ज्यादा क्या है आपके पास होने के चांसेस। तो फोकस करना है अपने को पहले प्रिपरेशन पे, प्रिपरेशन के बाद रिवीजन पे। अब बात करते हैं माइंड सेट की। देखो आपने डिसाइड करना है कि आपने बोथ ग्रुप देने हैं या सिंगल ग्रुप देना है। कब? आप बोलेंगे अभी, बट मैं बोलता हूं अभी आप ये मान के चलो, अपना ये माइंड सेट रखो कि आपने बोथ ग्रुप एक साथ देने हैं। क्यों?
उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, इस प्रिपरेशन वाले टाइम को आप मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे ताकि आप 8 पेपर की प्रिपरेशन कर सको। यानी कि आपका माइंडसेट अगर बोथ ग्रुप का होगा तो आप 8 पेपर पे फोकस करोगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट एक ग्रुप का हुआ तो आप सिर्फ 4 पेपर पे फोकस करोगे। तो मेरा सजेशन है ये आपको पर्सनल, कि आपको अभी ऐसा मानना चाहिए कि भाई जो मेरा अटेम्प्ट आएगा उसके अंदर मैं सीए इंटर के बोथ ग्रुप दूंगा। ये हम 7वें महीने में या छठे महीने में आके सोच सकते हैं कि यार अगर 8 पेपर की प्रिपरेशन नहीं हुई, कोई बात नहीं, एक ग्रुप तो हमारा क्लियर हो चुका होगा ना उस वक्त, उसकी प्रिपरेशन तो हमारी कंप्लीट हो चुकी होगी, तो फिर हम सोचेंगे कि उस समय हमें एक ग्रुप देना है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उसके मन की क्या साइकोलॉजिकल स्टेज है या फिर उसने कितना कोर्स कंप्लीट किया है, तो ये उस समय देखेंगे। यानी कि एग्जाम के 3 महीने पहले सोचेंगे कि भाई एक ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। अगर 8 पेपर कंप्लीट हो गए तो बोथ ग्रुप ट्राई करेंगे। अगर 8 पेपर कंप्लीट नहीं हुए, 6 पेपर हुए, 7 पेपर हुए, 5 पेपर हुए, तो कोई बात नहीं, एक ग्रुप दे देंगे और बाकी 3 पेपर ग्रुप 1 के एग्जाम देने के बाद कर लेंगे प्रिपरेशन। समझ गए बात को? आगे की प्लानिंग बता रहा हूं मैं आपको, तो ये करना है आपको। तो अभी माइंडसेट क्या है कि 7 महीने में, 6 से 7 महीने में मुझे 8 पेपर की प्रिपरेशन करनी है, और प्रिपरेशन करते समय मुझे अपने सब्जेक्ट को, अपने चैप्टर को समराइज करते हुए चलना। यह खास बात है। अगर चैप्टर आपने खुला छोड़ दिया, खुला से मेरा मतलब है वास्ट कंटेंट है और आपने उस कंटेंट को वास्ट ही रहने दिया, आपने समराइज नहीं किया उसको, तो भाई साहब आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कम। ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन, पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। ध्यान देना, जो भी रैंक होल्डर्स होते हैं, इवन रैंक होल्डर 1, 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया पूरे कोर्स को तो गारंटी है कि आप पास तो होने ही वाले हो। और 3 से 4 बार कब रिवाइज कर पाओगे? जब कोर्स को आप समराइज करोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समराइज करने की इंपॉर्टेंस पता लगी हो, इसलिए बार बार मैं इस पॉइंट को मतलब बोल रहा हूं कि रिवाइज करना मतलब समराइज करना। समराइज करना बहुत जरूरी है। आपने अपने सब्जेक्ट को खुला नहीं रहने देना, यानी कि जो आपने पढ़ लिया उसे आपने समराइज करना है। आपने 6 घंटे पढ़ाई करी तो वो 6 घंटे वाले कंटेंट को समराइज करना है कि वो 6 मिनट में रिवाइज हो पाए। अगर आपने 2 दिन पढ़ाई करी तो उस कंटेंट को समराइज करना है कि आप उसे 20 मिनट में रिवाइज कर सकें। तो ये आपको ऐसा कुछ करना है, तभी जाकर ऐसा होगा कि 60 लेक्चर वाली क्लास सब्जेक्ट, 80 लेक्चर वाला सब्जेक्ट, मतलब ऑन इन एवरेज लगा लो कि 60 लेक्चर में एक सब पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो उस 60 लेक्चर वाले पेपर को आपको इस लेवल तक समराइज करना है कि आप धीरे 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 उसे 1.5 दिन में रिवाइज कर सकें। ये अपना टारगेट है। तो समराइज करने की इंपॉर्टेंस मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए जी, अब बात करता हूं जी प्रिपरेशन टाइम की, क्योंकि अभी किसकी बात चल रही है? हमारी प्रिपरेशन। पहले हम क्या करने वाले हैं? प्रिपरेशन। मगर ध्यान देना, धीरे धीरे प्रिपरेशन टाइम भी क्या बन जाता है? रिवीजन टाइम। कैसे? बताता हूं आपको। मान लो जी मोटा मोटा 6 महीने हैं, मैं लेके चल रहा हूं 6 महीने। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये हो गया आपका 6 महीने। तो ये हो गया आपका मोटा मोटा 6 महीने। अब देखो, प्रिपरेशन टाइम को लिख रहा हूं शॉर्ट में PT और रिवीजन टाइम को लिखता हूं शॉर्ट में RT। ठीक है जी, इसको लिख दिया शॉर्ट में RT। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। एक बार है, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं। प्रिपरेशन देखो, अभी आपने इंटर कोई पेपर नहीं पढ़ा है तो पक्की बात है अभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे आप। अच्छा, कोचिंग स्टार्ट कैसे करनी है? तो देखो, आप स्टार्ट ऐसे करो, आपने भले 2 ग्रुप करने हो, भले सिंगल ग्रुप करना हो, बट ये मानना है अभी कि मैंने बोथ ग्रुप करने हैं, मुझे कोचिंग करनी है बोथ ग्रुप की। बट सीक्वेंस क्या हो? तो मेरे समझ के हिसाब से सीक्वेंस होना चाहिए आपका, पहले ग्रुप 1 के सब्जेक्ट, फिर ग्रुप 2 के सब्जेक्ट। यानी कि पहले अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट और टैक्स में ये चारों पहले करने हैं, उसके बाद एडवांस अकाउंट, ऑडिट, EIS एंड इको, FME को, ये आपको उसमें करने हैं। यानी ग्रुप वाइज चलना है अपने को, क्योंकि भाई ऐसा ना हो कि ग्रुप 1 के 3 पेपर हुए और ग्रुप 2 के 2 पेपर हो गए तो आखिरी में कंफ्यूजन हो गई कौन सा ग्रुप दें, अरे कोई भी कंप्लीट नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 महीने बाद पता लगा ग्रुप 1 के 3 हो गए, ग्रुप 2 के 3 हो गए, अरे दोनों में के पेपर बाकी है, तब भी रिस्क है। तो अपने को चलना है पहले ग्रुप 1 के सब्जेक्ट, उसके बाद ग्रुप 2 के सब्जेक्ट। अच्छा, पढ़ाई कैसे करनी है? एक दिन में 2 लेक्चर करने, मतलब मोटा मोटा आपको कोचिंग क्लास करनी है 6 से 7 घंटे की मोटा मोटा। दिन में पढ़ना कितना है? कम से कम 8 से 10 घंटे, इससे कम नहीं पढ़ना जी। तो वो नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा 2 घंटे पढ़ के पास हो जाओगे। भाई CA एग्जाम है ये, क्यों रिस्क लेना? देखो, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, आपका दोस्त पढ़ाई कर रहा होगा, और पास कौन होगा भाई? जो पढ़ाई कर रहा है, जो रिवीजन कर रहा है। तो अगर आप कम पढ़ते हो तो पक्की बात है आप कंपटीशन में पीछे रह रहे हो। ठीक बात है ना? तो 8 से 10 घंटे पढ़ना ही अपना टारगेट होना चाहिए। हाँ, महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में 1-2 बार पढ़ने का मन नहीं करे, कोई बात नहीं, प्लानिंग के अंदर उसका प्रोविजन है। अगर एक आदमी पढ़ने का मन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कोर्स डिले नहीं होगा, आप टाइम पे कंप्लीट करेंगे पूरे कोर्स को और रिवीजन भी कर पाएंगे। तो पहली बात जो आपको लिखनी चाहिए, 8 से 10 घंटे पढ़ना है डेली। अच्छा, उस 8 से 10 घंटे के अंदर आपने 6 से 7 घंटे देने कोचिंग को। कहने का मतलब मेरा है मोटा मोटा आपने करने हैं 2 लेक्चर 3 घंटे के, 2 क्लास करनी है
और मैं मान के चल रहा हूं मोटा मोटा 3 घंटे का एक लेक्चर, 3 आवर्स ईच, यानी मोटा मोटा 6 घंटे पढ़ाई करनी है आपने। अब ये आपके ऊपर है, आपने एक पेपर पढ़ना है कि 2 पेपर पढ़ना है। अगर मैं अपने सजेशन की बात करूं तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए एक पेपर, सिंगल पेपर एक दिन के अंदर। थोड़ी कंटिन्यूटी बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि देखो जैसे मान लो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो आप, तो अगर आपने एक लेक्चर करा, फिर एक लेक्चर सेम डे करा, 2 लेक्चर करे आपने, मतलब कॉस्ट कॉस्ट, फिर एक दिन कॉस्ट कॉस्ट, फिर कॉस्ट कॉस्ट, फिर कॉस्ट कॉस्ट, फिर कॉस्ट कॉस्ट, तो कुल मिला के ये पूरा महीना क्या हो गया आपके लिए, कॉस्ट मई हो गया पूरा महीना, मतलब पूरा का पूरा महीना आपने कॉस्ट में दे दिया। तो भाई एक महीने में आराम से एक सब्जेक्ट आप आराम से कर लोगे, बहुत आराम से। इसलिए मैं कहता हूं कि 6 से 7 महीने में 8 पेपर कर पाना पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप सिर्फ कॉस्टिंग के पीछे लग जाओ, सिर्फ कॉस्टिंग के पीछे लग जाओ, तो 25 दिन में आराम से पूरी की पूरी कॉस्टिंग कर लोगे। बस यहां पर क्या होगा, आप सिर्फ कॉस्ट ही पढ़ रहे होगे। सिंगल पेपर दिन में 2 लेक्चर कर लिए, 2.5 लेक्चर कर लिए, और अगर आपके में हिम्मत बची 3 लेक्चर कर लिए, स्पीड बढ़ा के कर लिया आपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, 2 लेक्चर और 3 लेक्चर, मतलब मिनिमम 2 लेक्चर तो करने हैं। अब चाहिए आपके ऊपर है, अब ये मैंने छोड़ दिया आपके ऊपर कि आपने दिन में एक पेपर करना है कि 2 पेपर करने हैं, आपकी मर्जी है। मेरा सजेशन है कि एक पेपर करो, आपकी पकड़ बनती है उस सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मान लो आपने पकड़ लिया ग्रुप 1 का अकाउंट्स, तो पहले अकाउंट से कर लो आप खत्म, एक महीने के अंदर, 25 दिन के अंदर उसे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और साथ में समराइज भी करते जाओ करते जाओ करते जाओ। समराइज कैसे करना है बताऊंगा मैं आपको भी। अभी बात हो रही है सब्जेक्ट चूज करने के लिए। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर एक दिन में मैं सिर्फ कॉस्ट नहीं पढ़ सकता, मैं तो बोर हो जाता हूं, मैं 2 पढ़ूंगा जी। तो अब आपकी मर्जी है, दोनों प्रैक्टिकल ले लो, आपकी मर्जी है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी ले लो, आपकी मर्जी है, दोनों थ्योरी ले लो, लेकिन ये चूज करना है आपको ग्रुप वाइज। अब देखो ग्रुप 1 में क्या क्या है, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट और टैक्स। तो आप कर सकते हो अकाउंट्स लॉ एक साथ कर लिया, फिर कॉस्ट टैक्स एक साथ कर लिया, या फिर आप ऐसे कर सकते हो अकाउंट्स पहले करा, फिर लॉ ऐसे करा एक बार में, फिर कॉस्टिंग पढ़ा और फिर टैक्स पढ़ा, यानी एक दिन में एक सब्जेक्ट बट 2 से 3 लेक्चर। तो ये आपको चूज करना है, आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि मेरी जहां पर ज्यादा पकड़ बनती है वो मेरे लिए बेस्ट है। हर ऑप्शन परफेक्ट है, बट आपके लिए कौन सा परफेक्ट है ये आपने खुद से डिसाइड करना है, अपने आप को खुद को ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है ना। तो मैं मान रहा हूं कि आपने एक दिन में पढ़ा एक सब्जेक्ट, ऐसा मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये आपने मान लो आपने बोला कि मैं तो कॉस्ट पढ़ूंगा जी, और पूरे दिन में कॉस्ट ही पढ़ता रहूंगा, और मैंने क्या बोला, डेली पढ़ना है आपको 8 से 10 घंटे, कोशिश करनी है आपको, और कामयाब भी होना है। ऐसा नहीं बस कोशिश करनी है जी, कामयाब नहीं होना हमारे, आपको कामयाब भी होना है। अब देखो अगर आप सिर्फ कॉस्ट पढ़ते हो एक महीना, मेरी गारंटी है 25 से 30 दिन 30 दिन लगा लो मैक्सिमम, इस एक महीने के अंदर पूरी की पूरी कॉस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पक्की बात है। और इस महीने में थोड़ा रिलैक्स भी रहोगे आप, क्यों, 8 से टारगेट कितना है हमारा, 8 से 10 घंटे, और पढ़ते रहो आप 6 से 7 घंटे, तो 2 से 3 घंटे क्या हो गया आपके पास, एक्स्ट्रा टाइम हो गया। अगर आपका पढ़ने का मन करता है तो कॉस्टिंग का आधा लेक्चर और कर लो, नहीं मन करता आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। क्योंकि पढ़ाई भी स्टार्ट करोगे आप, अभी धीरे धीरे पढ़ाई में घुसोगे ना आप, तो उतना कंटिन्यूटी नहीं आएगी कि सीधे 10 घंटे बैठ के पढ़ने लगे आप ना। शुरू शुरू में क्या होगा, 6 घंटे पढ़ोगे, 7 घंटे पढ़ोगे, 8 घंटे पढ़ोगे, बट पहले महीने में ये लेक्चर है ना भैया, अगले महीने में नहीं है। तो कॉस्टिंग आपने कर ली यहाँ पे प्रिपेयर, तो भाई पहले महीने में क्या हुआ, कॉस्टिंग की प्रिपरेशन हो गई जी आपकी 25 दिन के अंदर। अब अगले महीने आपने मान लो उठा लिया अकाउंट्स, और कौन सा अकाउंट्स, ग्रुप 1 का। भाई पहले चलेंगे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट, फिर ग्रुप 2 के सब्जेक्ट, समझ आ रही बात, पहले ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2, फिर आपने उठा लिया अकाउंट्स। अब क्या करोगे आप, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ोगे, दिन में कितना, कम से कम 2 लेक्चर। मैं मान के चला 3 घंटे लेक्चर है, तो मान लो 6 घंटे आपने अकाउंट्स पर पढ़ाई करी रोज। अब जरा ध्यान दो, 6 घंटे आपने अकाउंट्स की पढ़ाई करी, पढ़ना कितना है रोज, 10 घंटे, तो 4 घंटे क्या बच गए आपके पास, खाली बच गए। अब क्या करना है आपको, इसमें करना है आपको रिवीजन, आरटी। अरे सर ये तो प्रिपरेशन टाइम था, हाँ मेरे भाई ये प्रिपरेशन टाइम था, बट मैंने क्या बोला, प्रिपरेशन टाइम धीरे धीरे रिवीजन टाइम में कन्वर्ट होता जाता है। यानी कि 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो दिन में, तो 8 घंटे आप करोगे प्रिपरेशन, और 2 से 3 घंटे आप करोगे रिवीजन। ध्यान देना मेरी बात पर, बड़ी खास बात बोली मैंने। 10 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो 7 घंटे तो मान लो मोटा मोटा आप करोगे प्रिपरेशन, और 3 घंटा मोटा मोटा आप क्या करने वाले हो, रिवीजन, आरटी। रिवीजन कैसा करोगे आप, जो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए हैं। भैया मैं ऐसा भी तो नहीं करना ना, कॉस्ट पढ़ लिया और फिर रिवाइज कर रहे हैं 6 महीने बाद, सब भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो अपन ने ऐसा नहीं करना भैया, हमने तो पढ़ना है, समराइज करना है और रिवाइज करते हुए चलना है। भाई साहब 1.5 दिन में, एक दिन में पूरा कॉस्टिंग रिवाइज हो जाएगा आपका, एक दिन में। तो ये कब संभव होगा, जब आपने पढ़ा, समराइज किया और रिवाइज किया। ध्यान देना, पढ़ा, समराइज किया और रिवाइज किया, तो ये काम करना पड़ेगा जी आपको। अगर रिवाइज नहीं किया, समराइज नहीं किया, तो बेकार हो जाएगा मामला। हाँ पेपर तो पूरा हो गया आपको, हाँ बोलोगे हाँ कॉस्टिंग पढ़ लिया भाई साहब, लेकिन एग्जाम के टाइम ना 1.5 दिन में रिवाइज नहीं कर पाओगे, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हमारा टारगेट है। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, यहां पर क्या होगा, आप 6 घंटे तो कर रहे होगे प्रिपरेशन, और 3 घंटे कर रहे होगे रिवीजन। तो जैसे कॉस्ट को आपने रिवाइज कर लिया एक बार पूरा, तो भाई कॉस्ट शाम में रिवाइज हो गया आपका। फिर आपने पकड़ा तीसरा पेपर, मान लो आपने पकड़ लिया लॉ,
अब क्या हुआ, जब लॉ वाले महीने में आए, थर्ड मंथ में आए, तो आपका कॉस्ट भी कंप्लीट था, अकाउंट्स भी कंप्लीट था, कॉस्ट का रिवीजन कर चुके थे आप, अब क्या करोगे आप, अकाउंट्स का रिवीजन करोगे यहां पर। जब अकाउंट्स का रिवीजन पूरा हो जाएगा फिर करोगे आप कॉस्ट का रिवीजन। तो कुल मिला के आपने कंटिन्यू करते जाना है, पहले प्रिपरेशन, समराइज, रिवाइज, प्रिपरेशन, समराइज एंड रिवाइज। फिर लॉ के बाद क्या हुआ, फिर आपने मान लो किया टैक्स, तो अब 3 पेपर तैयार हो गए आपके, कॉस्ट भी तैयार है, अकाउंट्स भी तैयार है, लॉ भी तैयार है। तो क्या करोगे आप, अब लॉ का रिवीजन करोगे पहले, क्योंकि लॉ अभी भी पढ़ा है, ताजा ताजा पढ़ा है मैंने, उसका रिवीजन करोगे। लॉ के बाद कॉस्ट का रिवीजन कर लो, उसके बाद अकाउंट्स का रिवीजन कर लो। तो भाई 7 घंटे मोटा मोटा प्रिपरेशन और 3 घंटे रोज क्या होने वाला है, रिवीजन। ये कहानी आपकी प्रिपरेशन टाइम पर भी रहेगी, यानी प्रिपरेशन भी हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है। उसके बाद ग्रुप 1 के 4 पेपर हो गए। अच्छा, फिर बचा आपके ग्रुप 2 के 4 पेपर। मान लो आप यहां पर आपने किया एडवांस अकाउंट, फिर आपके 4 पेपर रिवाइज करोगे नीचे के नीचे 3 घंटे में। फिर इस मान लो आपने ले लिया एफएमई को। तो मेरी वाली बनाएंगे, मैंने क्या दिखाया आपको कि 6 महीने मोटा मोटा 6 पेपर कर लिए, बट ऐसा होगा नहीं। अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट करोगे तो हर पेपर आप 25 दिन में आराम से कर लोगे, 25 दिन में आराम से कर लोगे। तो हर महीने 5 दिन बचेंगे आपके। तो भाई 6 महीने में कितने बचे, 5 दिन, यानी मोटा मोटा कितने बच गया, 30 दिन। तो ऐसे करते करते ना आपको फील होगा यार 6 महीने में ना मैंने 7 पेपर कर लिए, 6 महीने में मैंने 7 पेपर तैयार कर लिए। एक पेपर 25 दिन में, हर महीने बचे 5 दिन, 6 महीने में कितने बचे, 6 गुना 5 30 दिन, यानी 6 महीने में कितने पेपर हो गए आपके, 7 पेपर हो गए। यानी अभी आपके पास 1 महीना बाकी है। मैंने क्या बोला, 6 to 7 मंथ। तो अगर आप बोर्ड ग्रुप में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता पड़ेगा यार 6 महीने में 7 पेपर मेरे हो गए 100% कंप्लीट, यानी कि प्रिपरेशन मैंने कर ली इनकी कंप्लीट। अब आपके पास बचा 8वां पेपर, टेंशन की बात नहीं है, अभी 1 महीना है आपके पास, 1 मंथ। इसमें कर लीजिए आप अपना 8वां पेपर, 8th पेपर। तो लो जी 7 महीने में क्या हुआ, 7 महीने में बहुत आराम से क्या कर लिया आपने, 8वें पेपर की प्रिपरेशन कर ली। अच्छा, सिर्फ प्रिपरेशन करिए क्या आपने, आंसर इज नो, आपने रिवीजन भी तो किया है। हर दिन को हमने 10 घंटे डिवाइड किया, 10 घंटे में 7 घंटे क्या है प्रिपरेशन, 3 घंटे क्या है रिवीजन। तो ये काम कर लिया आपने। अब हुआ क्या कि 7 महीने में, 7 महीने में या 6 महीने में कर लो। देखो यहां पर क्या होगा, जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे ना आपके, तो आपको सोचना है उस दिन कि मैं अब एक ग्रुप देने वाला हूं या बोथ ग्रुप देने वाला हूं। 6 महीने बाद सोचेंगे हम, अभी क्या बोल रहे हैं, हम बोथ ग्रुप देंगे 6 महीने बाद। 6 महीने बाद आपको लगा कि यार मेरे 6 पेपर हुए, मान लो एक बार को 7 पेपर नहीं हो पाए, मान लो कई बीमार पड़ गए, कोई भी रीजन हो गया XYZ जो कंट्रोल में नहीं था आपके, ऐसा हो सकता है भाई। तो 6 महीने में आपके 6 पेपर हुए, आपको लगा यार 2 पेपर अगर और करूंगा तो मोटा मोटा 2 महीने और लगेंगे, तो यार रिवीजन तो कर नहीं पाऊंगा फिर। तो अब यहां पर डिसाइड करोगे आप कि मेरे को सिर्फ एक ग्रुप देना है, ओनली 1 ग्रुप। कब किया आपने डिसाइड, 6 महीने बाद। लेकिन 6 महीने पे आपने देखा कि यार मेरे 7 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, एक पेपर बाकी है। अगर मैं 1 महीना और लाके 8 पेपर कर लूं तो मेरे पास तभी 2 महीने रिवीजन के लिए हैं, तो यस मैं बोथ ग्रुप दे सकता हूं। तो यहां पे आप डिसाइड करोगे यस हम बोथ ग्रुप देना चाहिए हमारे को। तो एग्जाम में एक ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना, कब डिसाइड किया मैंने, आज के 6 महीने के बाद। तभी तो मुझे पता होगी मेरी एक्चुअल पोजीशन कि मेरे कितने पेपर कंप्लीट हुए हैं, कितने पेपर मैंने समराइज किए, कौन सा पेपर मैंने कितनी बार रिवाइज किया, तभी तो मुझे पता होगा। तो आज मैं कैसे सोच लूं एक ही ग्रुप देना, मेरे को क्या पता मेरे में वो कैपेबिलिटी हो कि मैं बोथ ग्रुप दे सकूं। तो आपको पॉजिटिव रहना है और अभी ये मानना है कि मैं बोथ ग्रुप देने वाला हूं। तो प्रिपरेशन वाली पूरी प्लानिंग समझ में आ गई, कोई डाउट कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अच्छा जी, अब बात आ गई आपकी कि समराइज कैसे करें। जैसा कि मैंने बताया आपको भाई समराइज करना बहुत जरूरी है। अगर समराइज नहीं किया, पक्की बात है आप 1.5 दिन में रिवाइज नहीं कर पाओगे, और 1.5 दिन में रिवाइज नहीं कर पाए तो एग्जाम में पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, समराइज करते कैसे, पहले बात करता हूं प्रैक्टिकल पेपर की। और ये कहानी आपने सारे पेपर में लगानी जो प्रैक्टिकल है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कॉस्ट वाला पेपर, क्योंकि मैं कॉस्ट पढ़ाता हूं। प्रैक्टिकल मतलब अकाउंट्स प्रैक्टिकल हो गया, कॉस्ट प्रैक्टिकल हो गया, टैक्स प्रैक्टिकल हो गया, एडवांस अकाउंट हो गया, एफएमई को हो गया, ये सब क्या है प्रैक्टिकल पेपर। यानी यहां पर क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स। अच्छा, करना क्या है आपको बनाना है एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर प्रैक्टिकल पेपर को समराइज करने के लिए। यानी कि हर चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले एक पेज पर, मतलब एक पे वाले यानी सिंगल पेज, आप मल्टीपल पेज ले सकते हो, 2-3 पेज लगे कोई दिक्कत नहीं, बट एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ, अलग अलग नहीं। तो भाई साहब एक क्या बनेगा आपका कॉन्सेप्ट रजिस्टर। और ये मेरी गारंटी है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे एडवांस अकाउंट हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, और चाहे टैक्सेशन हो। एक बार टैक्स छोड़ दो, इन 4 पे को ले लो आप, अकाउंट्स, कॉस्ट, एडवांस अकाउंट्स, एनएफएम। भाई साहब इनके कॉन्सेप्ट रजिस्टर ना मैक्सिमम आपके 30 से 40 पेज में आ जाएंगे मैक्सिमम, ऐसा मेरा मानना है। कॉस्टिंग की तो गारंटी है, कॉस्टिंग पढ़ाता हूं मैं, तो कितने का बनता है मैक्सिमम 30, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके एक पेज में आ जाएंगे। ज्यादा बड़ा भी लिखना नहीं आपको फॉन्ट साइज, ज्यादा छोटा भी लिखना, आराम से आ जाएगा। तो पहला काम करना है आपको, सभी कॉन्सेप्ट एक जगह एक पेज पे लिखने हैं, मतलब एक रजिस्टर में सेपरेटली लिखने हैं, वो रिवाइज करना, वो है मेरा कॉन्सेप्ट रजिस्टर। अच्छा, अब करना क्या है,
प्रिपरेशन टाइम के वक्त हर क्वेश्चन करने के बाद अपने आप से एक सवाल पूछना है, यह सवाल मेरे लिए बहुत मुश्किल था, थोड़ा मुश्किल था या बहुत आसान था। अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन बहुत आसान था तो वो है कैटेगरी सी क्वेश्चन। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया आप आराम से कर लोगे। तो आपने क्या करना है, आपने उस क्वेश्चन को लिख देना है सी। सी मतलब मेरे लिए तुच्छ है ये क्वेश्चन। और ध्यान देना, कॉपी नहीं करना भाई। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त के पास तो बी आया, मेरा सी क्यों आ रहा है। अच्छी बात है भाई, हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी है, हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच है, हर किसी का अपना अपना माइंड है ना। तो सी आ रहा है मतलब आपने जिंदगी में दोबारा क्वेश्चन को करना नहीं है, एग्जाम में आएगा आप कर लोगे, क्योंकि आपके लिए क्या कैटेगरी सी। अच्छा, आप बोलो सर पूरा क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा मुश्किल था। तो कोई बात नहीं भाई, अगर थोड़ा सा मुश्किल था तो वो कौन सा पॉइंट था जो मुश्किल था, उसको लिख लो पॉइंट्स टू रिमेंबर के नाम से। भाई आप अगर हमसे करोगे कोचिंग क्लास तो आपको पता पड़ेगा, हर क्वेश्चन में लिख देते हैं हम को पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो जो जो पॉइंट उस क्वेश्चन में डिफिकल्ट लगे आपको, उसको लिख लो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर अपने हिसाब से। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आपकी मर्जी है। आपने बस लिखना है कि भाई क्वेश्चन नंबर 18 बी है, ये 4 पॉइंट ने मुझे कंफ्यूज किया। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है रिवीजन के टाइम पर। यानी जब ये क्वेश्चन आप रिवाइज करोगे, आपने सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और किसको देखना है, पॉइंट्स रिमेंबर को देखना है, आप समझ जाओगे। धीरे धीरे क्या होगा, कैटेगरी बी वाला क्वेश्चन हो सकता है कैटेगरी सी में शिफ्ट हो जाए। आपको लगे यार ये क्वेश्चन तो तुच्छ हो गया मेरे लिए, अब कोई दिक्कत नहीं, होने दो। तो फिर आप बोलो यार सर क्वेश्चन तो बहुत ही मुश्किल था, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में भी लिखना है आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर। कैटेगरी ए में भी लिखना है पॉइंट्स टू रिमेंबर। सारे के सारे पॉइंट लिख देने हैं आपको जी। क्वेश्चन नंबर 21 पहला पॉइंट ये मुश्किल लगा, दूसरा पॉइंट ये मुश्किल लगा, तीसरा पॉइंट ये मुश्किल लगा। और उस पॉइंट को जितना आप इलेबोरेट करोगे आपकी खुद की लैंग्वेज में उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। आपको डिटेल में लिखना है कि यार इसमें ये लिखा था, ये करना चाहिए था, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, आपको लिखना है। अब होगा क्या, जब आप हर क्वेश्चन को कर लेने के बाद एबीसी में तोड़ दोगे ना, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है जब भी आप रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट तो रीड करना है आपको, धीरे धीरे याद हो जाएगा। कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व करना है आपको, कैटेगरी सी वाले क्वेश्चन को नजरअंदाज कर देना है आपको, जैसे क्वेश्चन बुक में है ही नहीं। और कैटेगरी बी वाले क्वेश्चंस को पॉइंट्स टू रिमेंबर को रीड करना है। तो ये देखा आपने मैंने कैसे पूरे प्रैक्टिकल पेपर को समराइज कर दिया। अगर एक चैप्टर के अंदर 20 क्वेश्चन भी 30 क्वेश्चन भी है तो टेंशन मत लो, कैटेगरी ए में आने वाले क्वेश्चन 5-10 ही होंगे, बाकी क्वेश्चन कहां चल जाएंगे कैटेगरी बी में और सी में। सी में चला गया तो कल ही खत्म, उसको दोबारा देखना नहीं। और बी में आ गया तो कोई बात नहीं, आपको देखना पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो ऐसे करेंगे आप प्रैक्टिकल पेपर को समराइज, और ये काम कब करना है आपको, प्रिपरेशन करते वक्त। तो ये तरीका है समराइज करने का। और समराइज कर लेना भाई साहब, कॉस्टिंग में तो मैं समराइज करवा देता हूं, लेकिन बाकी पेपर में अगर आपके सर ने समराइज नहीं करवाया कोई बात नहीं, आप समराइज कर लो। अकाउंट्स ले लो, टैक्स ले लो, एफएम ले लो, एडवांस अकाउंट ले लो, समराइज कर लो उसको। जितनी समरी बनाते जाओगे रिवीजन करने में समय कम लगेगा, नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ गए पास होने के चांस बढ़ गए। तो ये बात कर दी मैंने प्रैक्टिकल पेपर को समराइज करने की। अब बात कर लेते हैं थ्योरी पेपर को समराइज करने की। थ्योरी पेपर मतलब लॉ थ्योरी कर लो, टैक्स थ्योरी कर लो, ऑडिट थ्योरी कर लो, EISN थ्योरी कर लो। इन्हें कैसे करें समराइज। सबसे पहली बात, जब इन पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हर चीज का मीनिंग पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, तो रटना नहीं है। आपको हर पॉइंट का मीनिंग समझ में आना चाहिए, आपको रटना नहीं है। फिर करना क्या है, आपको समराइज कैसे करें, आपने हर थ्योरी का टॉपिक लिखना है एक अलग रजिस्टर के ऊपर। इसका बनेगा एक सेपरेट रजिस्टर। क्या बनेगा, सेपरेट रजिस्टर। और जो भी टॉपिक है उसके जो भी हेडिंग्स हैं, हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 4, हेडिंग नंबर 5, जो भी पॉइंट है उन सब पॉइंट की हेडिंग लिखनी है, यहां पर हेडिंग लिखनी है। और इनमें जो कंटेंट आपको लिखना है ना, अंदर जो कंटेंट इसमें लिखना होता है अंदर, वो कंटेंट आपको याद नहीं करना है। इनसाइड कंटेंट बोल दो उसको, आप क्या बोलेंगे हम, इनसाइड कंटेंट। तो ये आपको याद नहीं करना है, आपको बस समझना है। और जब भी आप इस टॉपिक को रिवाइज करोगे ना, तो आपने टॉपिक पढ़ा, हेडिंग को याद किया, और फिर मन ही मन सोचा कि यार क्या इस हेडिंग में मैं लिख पाऊंगा एग्जाम के अंदर। आप सोचोगे हाँ इसमें ये लिख दूंगा, तो बस बन गई बात। अगर आपके मन में आ गया कि हाँ मेरे को हेडिंग याद रहेगी तो मैं एग्जाम में आराम से लिख लूंगा, तो बात बन गई। तो ये तरीका है थ्योरी पेपर को समराइज करने का। अगर एक थ्योरी पेपर के एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन भी हैं तो आपके 30 क्वेश्चन 5 से 6 पेज में आराम से आ जाएंगे। टॉपिक हेडिंग और कुछ नहीं, बस हेडिंग। आपने याद करनी है, हेडिंग याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्या चेक करता है, हेडिंग चेक करता है, हेडिंग मैच करता है। हेडिंग मैच हो गई, अंदर वाला कंटेंट आपने अपनी लैंग्वेज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं।
तो बस वही कीवर्ड है आपका। ये तरीका हो गया आपका समराइज करने का। तो उम्मीद करता हूं आपको पता लग गया कि समराइज कैसे करना है। समराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कब करोगे आप? प्रिपरेशन के वक्त करोगे आप। बात समझ में आ गई कि समराइज कैसे करना है? तो समराइज करना बहुत जरूरी है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो मोटा मोटा प्लानिंग समझ में आ गई आपको। अच्छा, कभी पढ़ने का मन नहीं करे तो फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मतलब कोई गेम खेलना है, क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रनिंग करनी है पार्क में, साइकिलिंग करनी है, बट फोन में नहीं चिपकना, यूट्यूब पे नहीं घुस जाना, फेसबुक में नहीं घुस जाना, मतलब फिजिकली एक्टिव रहना है आपको। जब भी कभी पढ़ने का मन नहीं करे उस दिन क्या करो, फिजिकल एक्टिविटी को चूज करो। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड रिफ्रेश होगा, आपका माइंड शांत होगा, आपका पढ़ने का मन करेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो मैंने पूरी तरीके से बात कर ली है आपकी किसकी? प्रिपरेशन टाइम की। अब हम बात करते हैं रिवीजन टाइम की। रिवीजन टाइम मतलब आखिरी के 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने, क्योंकि 6 महीने के आखिरी में पता पड़ जाएगा आपको आप ए ग्रुप देने वाले हो या बोथ ग्रुप देने वाले हो। अगर बोथ ग्रुप देने वाले हो तो मे बी आपके पास 2 महीने रिवीजन कर रहे हैं, और अगर आप ए ग्रुप देने वाले हो तो आपके पास 3 महीने रहेंगे रिवीजन के कम से कम। ठीक है जी। अब रिवीजन टाइम में कम से कम पढ़ना आपको 9 से 10 घंटे। सर वहां लिखा था आपने 8 से 10 और यहाँ लिखा 9 से 10, फर्क क्या दोनों में? फर्क बस यही है यार कि आपको एवरेज टाइम निकालना 9 घंटे का। देखो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप पढ़ लोगे मान लो 10 घंटे 11 घंटे, और कभी कभी ऐसा होगा आप पढ़ोगे 8 घंटे। तो ये आपने देखना है कि भैया एवरेज कैसे आए 9 से 10 घंटों का। अब सवाल ये है कि अगर आप अपियर कर रहे हो बोथ ग्रुप के लिए, ध्यान देना, अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हो इसका मतलब क्या है, आपने 8 पेपर क्या कर लिए होंगे जी, कंप्लीट कर लिए होंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि भैया आपने 6 महीने के अंदर 8 पेपर कर लिए होंगे। कैसे? 25 दिन का एवरेज, 20 से 25 दिन का एवरेज। तो ये बोथ ग्रुप मान के चल रहा हूं, तो मोटा मोटा लगा लो यहां पर आपके पास होंगे 60 दिन लगा लो, चलो 60 डेज टू रिवाइज, यानी 7 महीने में आपने कर दिया आपने, ठीक है ना, 60 दिन में आपने कर दिया, 7 महीने में कर दिया आपने 8 पेपर कंप्लीट, और 60 दिन में करना है आपको रिवीजन। अब देखो 60 दिन में कैसे करना है रिवीजन। देखो सबसे पहला रिवीजन, जो फर्स्ट रिवीजन है वो होगा आपका 20 डेज के अंदर। कैसे भाई? 8 पेपर है आपके पास, नहीं नहीं 8 5 40, 40 डेज में होगा पहला रिवीजन आपका। मोटा मोटा लगा लो 40 डेज। आठ पेपर है और एक पेपर लगा लो मोटा मोटा 5 डेज, हालांकि लगेगा नहीं 5 डेज आपको। क्यों? क्योंकि आपने प्रिपरेशन के टाइम पे क्या किया हुआ है, रिवाइज, और आपने क्या किया हुआ है, समराइज। सो 5 दिन आपके हो गए मैक्सिमम, यानी आपने यहां पर रिवीजन कर लिया। और ध्यान देना ये आपका पहला रिवीजन नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन टाइम में क्या करते आए हो, शाम के टाइम रिवीजन। अरे शाम से मेरा मतलब ये नहीं कि दिन में पढ़ो, ये आपको फिर देखना है आपका पढ़ने का मन कब करता है। अगर आपका दिन में पढ़ने का मन करता है तो दिन में पढ़ो, शाम में रिवाइज करो। अगर आपका रात में पढ़ने का मन करता है तो कोई बात नहीं, आप रात में पढ़ाई करो, उसके बाद रिवाइज करो। तो ये देखना आपको अपने ऊपर कि आप कहां पर कंफर्टेबल हो, आपका मन किस वक्त पढ़ने का करता है, तो ये आपने डिसाइड करना है। तो देखो इट इज नॉट फर्स्ट रिवीजन। तो 5 दिन में 8 पेपर, कितने दिन लग गए आपके? 40 दिन लग गए, और ये तो मैक्सिमम है आपका। उसके बाद कितना है आपका, फिर से 8 पेपर, अब लगा लो मोटे मोटे 2.5 दिन, और ये टाइम ना कम हो जाएगा आपका। अभी आपको लग रहा है ऐसा कैसे होगा, आपको पता लगेगा 5 दिन तो लग भी नहीं रहे। 5 तो मैंने एवरेज लिया, कोई 3 में खत्म हो जाएगा, कोई 6 में खत्म होगा, कोई 2 में खत्म हो जाएगा, ऐसे कॉस्टिंग 2.5 में खत्म हो जाएगा। तो 5 का मैंने मोटा मोटा क्या लिया, एक एवरेज टाइम। तो ये कितना हो गया आपका, 8 दूनी 16, यानी मोटा मोटा लगा लो 20 दिन। तो आप क्या हो गया 60 दिन में, यहां पे कितने रिवीजन हो गए आपके, 2 रिवीजन हो गए जी, रिवीजन 1 रिवीजन 2। हालांकि रिवीजन 1 2 नहीं है, उसके पहले भी आप क्या कर चुके हो, रिवीजन। और मुझे पता आपको लगने वाले नहीं है 5 डेज, बट यहाँ पे क्या लिया मैंने, थोड़ी सी लिबर्टी ले ली, आपको टाइम थोड़ा ज्यादा दे दिया। बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने जो आपके पास 7.5 दिन है, ऐसा हो सकता है कि आप 3 दिन में कर लो रिवीजन, फिर 3 दिन में कर लो रिवीजन, और फिर 1.5 दिन में कर लो रिवीजन। ये पॉसिबल है। कैसे? 8 गुना 3, फिर 8 गुना 3, 8 गुना 1.5, यानी 7.5 दिन दिए आपने पर पेपर। ठीक है जी। तो ये लिखा ना 5 दिन 2.5 दिन, ये हो सकता है 3 दिन पर पेपर, फिर 3 दिन पर पेपर, फिर 1.5 दिन पर पेपर। क्योंकि अल्टीमेटली कहां पहुंचना है हमारे को, अल्टीमेटली हमें पहुंचना है 1.5 दिन पर, क्योंकि एग्जाम के पहले क्या होता है हमारे पास, मोटा मोटा 1.5 दिन ही हमारे पास होता है। अब बढ़ता हूं जी मैं आगे, थोड़ी तबीयत डाउन है जी। अब बात करते हैं आगे सिंगल ग्रुप। अगर आप सिंगल ग्रुप करने वाले हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके पास कम से कम 3 महीने होंगे इस टाइम पर। सर यहां पे टाइम कैसे बढ़ गया मेरे पास, तो ध्यान दो, अगर आपने 6 महीने बाद लगाया, 6 पेपर हुए हैं, तो 2 पेपर कब करोगे अब आप, ग्रुप 1 का एग्जाम देने के बाद, तब भी मिलेंगे 6 महीने।
तो फिर आपने पढ़ाई रोक देनी है। आपने बस 3 महीने किसको देने हैं? सिंगल ग्रुप रिवीजन को। सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो भैया सिंगल ग्रुप ऐसा दो कि निकले, रह ना जाए। ठीक है जी। तो मोटा मोटा आपके पास कितने दिन है? 90 दिन है। अब 90 दिन है तो भाई अब आपके पास कितने दिन हो गए? मोटा मोटा आपके पास है 90 दिन। तो भाई 90 दिन डिवाइड बाई 4, यानी आपके पास 22.5 दिन है। बताओ एक पेपर के लिए कितने दिन? 22.5 दिन एक पेपर को रिवाइज करने के लिए। अभी कैसे करना है रिवाइज? पर पेपर है ये, तो लगा लो एक पेपर रिवाइज कर लो, आप आराम से कर लोगे 8 दिन में, बहुत आराम से। तो क्या हुआ? 8 गुना 4 सब्जेक्ट आपके लग गए 32 दिन। ठीक है जी। उसके बाद फिर लगा लो आप, फिर ये 8 आपका कम हो जाएगा, 5 में कन्वर्ट हो जाएगा 5 दिन के अंदर। तो फिर 5 गुना 4 सब्जेक्ट आपके कितने लग गए? 20 दिन। फिर इसके बाद फिर से लगा लो, चलो 5 दिन सेम ले लिया मैंने, 4 सब्जेक्ट, फिर कितना आ गया? 20 दिन। और अभी भी आपके पास कितने बाकी हैं? देखो 10, 18, अभी बाकी आपके पास 4.5 दिन। तो कुल मिलाकर आप बड़ी आसानी से सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 4 बार यहां पर भी रिवाइज कर सकते हो। और ये रिवीजन सिर्फ 4 बार नहीं है, इसके पहले भी आप रिवाइज कर चुके हो। यानी सिंगल ग्रुप देने में आराम तो मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ जाते हैं, बट एक दिक्कत है, रैंक नहीं आती जी फिर आपकी। तो 6 महीने के बाद देखना है आपने कि भाई साहब सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। बट अभी प्रिपरेशन ये मानते हुए करनी है कि मैं देने वाला हूं बोथ ग्रुप। तो ये डिटेल्ड प्लानिंग है जी पूरी की पूरी। और उम्मीद करता हूं कि इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, और कंफ्यूजन अगर है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इस वीडियो में नीचे कमेंट करो, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा आपको कि भाई इसमें क्या करना चाहिए आपको। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ खास सवाल, फेस टू फेस क्लास करूं या पेन ड्राइव क्लास करूं? तो देखो, अगर फेस टू फेस क्लास करोगे तो भाई फिर दे पाओगे एक ही ग्रुप आप। क्यों? उसमें टाइम थोड़ा लग जाता है आने में जाने में, थोड़ा एनर्जी वेस्ट होगी, थोड़ा थकोगे भी, और इफेक्टिव घंटे नहीं पढ़ पाओगे डेली बेसिस पर। तो बेटर तो यह है कि आप जाओ पेन ड्राइव क्लासेस, गूगल ड्राइव क्लासेस। अगर आपने देना है बोथ ग्रुप तो बेटर है पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव। और आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो फेस टू फेस ही करना चाहता हूं, तो फिर आपकी इच्छा है, आप फेस टू फेस भी कर सकते हैं। अच्छा जी, टीचर कैसे चूज करूं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और जवाब बहुत सिंपल। सबसे पहले पूछो आप अपने सीनियर से, कोई दोस्त जिसने इंटर में पास किया उससे पूछ लो भाई कहां से कोचिंग करी, उससे आपको आइडिया मिलेगा, हाँ यार इस चीज से कोचिंग करी इन्होंने। फिर उसका क्या करना है आपको? ऐसा नहीं जहां से उन्होंने बोला ले लो, आपने सोचना है, आपने डेमो देना है। सर के नंबर पे फोन करो, उनके नंबर पे फोन करो, जो उनका इंक्वायरी नंबर हो, उनसे डेमो क्लास लो, सर का एक्सपीरियंस देखो, पढ़ाने की टेक्निक देखो, है ना, सर का डाउट सपोर्ट सिस्टम देखो कि डाउट रिप्लाई आता भी है कि नहीं आता है, सब कुछ देखो। उसके बाद आखिरी में देखो फीस क्या है, और फीस आखिरी में देखना है बस, फीस पर अड़ नहीं जाना है। ये नहीं कि सर सस्ती वाली लूंगा, अरे नहीं, सस्ती महंगी पड़ जाएगी भाई। अगर एक भी अटेम्प्ट रह गया सस्ता पड़ जाएगा महंगा। तो बेटर है कि फीस के पीछे देखना नहीं है, अपने को क्वालिटी पे देखना है, सर कैसा पढ़ाते हैं, उनका डेमो देखो, अगर डेमो समझ में आता है तो लो, सर के रिजल्ट देखो, सर के स्टूडेंट के रिजल्ट देखो, कितने रैंक होल्डर है, क्या है, क्या सब कुछ देखो ना। उसको देखने के बाद अब डिसाइड करो कहां से क्लास लेनी है। बट प्राइस शुड बी योर लास्ट कंसर्न। दिन में पढ़ना है, रातें पढ़ना है, ऑलरेडी बता दिया आपको, आपका जब कंफर्टेबल हो, जब आपका पढ़ने का मन करे तब पढ़ना है। अगला सवाल, सर रिलैक्स कैसे करूं, स्ट्रेस फ्री कैसे रहूं? तो ध्यान दीजिए, अगर रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है तो सोशल मीडिया अवॉइड करो। मैक्सिमम 1 घंटा, अगर लेना देखना भी है तो मैक्सिमम 1 घंटा। देखो यूट्यूब पे कोई काम की वीडियो देख रहे हो तो उसे काउंट नहीं करूंगा मैं समय खराब करने के अंदर, बट सोशल मीडिया मजे वाले के लिए, फन एक्टिविटीज मैक्सिमम 1 घंटा। मेरा सजेशन है आप क्या करो, फिजिकल एक्टिविटी, पार्क में जाओ, दौड़ो, रन 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 15 मिनट्स, आराम आराम से। ऐसा भी नहीं कि हाफ जाओ और ऐसा भी नहीं कि चल रहे हो, पसीना आना चाहिए। क्रिकेट खेलो, टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो मन करे वो खेलो, बट इट मस्ट बी फिजिकल एक्टिविटी। पसीना आना चाहिए, पसीना आएगा बॉडी अपने आप शांत हो जाएगी, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। एक काम और कर सकते हो, मेडिटेशन। कैसे करना है? एक रूम में बैठ जाना है, लाइटें वाइटें बंद कर देनी है, बाहर से आवाज ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो, उसके बाद आंखें बंद कर लेनी है और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है 10 से 15 मिनट। कुछ नहीं करना, सांसें आ रही हैं कि जा रही हैं, इन पे ध्यान केंद्रित करना है, ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है। मन में कोई विचार आए, आते रहने दो, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी करोगे मन शांत हो जाएगा, मेडिटेशन करोगे मन शांत हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कंफ्यूजन है, अपने फैमिली मेंबर से बात करो, मदर से बात करो, सिस्टर से बात करो, भाई से बात करो, पिताजी से बात करो, है ना, दोस्तों से भी कर सकते हो, बट आपको चेक करना पड़ेगा दोस्त आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहा।
ठीक है ना। तो ये तरीका है स्ट्रेस को कम करने का। अच्छा जी, कभी कभी मन में फीलिंग आती है फेल हो जाएंगे, डोंट वरी, रैंक होल्डर 1 को भी ये फीलिंग आती है, बड़े से बड़े लोग जो लाइफ में बहुत सफल हो उनको भी ये फीलिंग आती थी, इवन अभी भी आती है। अगर ये फीलिंग आती है इसका मतलब है कि आप बार बार अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हो, बट आपको डेली बेसिस पर अपने आप को इवेल्युएट नहीं करना है, आपको अपने आउटपुट पर फोकस करना है, रिजल्ट पर नहीं। फेल पास का पता लगेगा एग्जाम देने के बाद। अभी क्या कर रहे हो आप, प्रिपरेशन रिवीजन, आप उसमें करो ना फोकस, रिवीजन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, प्रिपरेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, समराइज पूरा किया कि नहीं किया, इस पे ध्यान दो। 10 घंटे पढ़ने के लिए बोला है, 10 घंटे पढ़ने के लिए मतलब है 10 घंटे का आउटपुट आना, ये नहीं 10 घंटे बैठा हूं रूम के अंदर पढ़ाई कर रहा हूं 4 घंटे, बाकी टाइम पास कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना। अब बात है मोटिवेशन कहां से मिले, तो भाई मोटिवेशन तो आपके पास ही है, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा आपका खुद का मोटिवेशन। हर किसी का मोटिवेशन अलग होता है। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली वीक है, आपके पापा की अच्छी जॉब नहीं है, या फिर और भी कोई रीजन है, वो सफिशिएंट है आपको मोटिवेट करने के लिए, और वो भी अगर आपको मोटिवेट नहीं कर पा रहे तो फिर कैसे मोटिवेट होगे। बाहर का नकली मोटिवेशन चूज नहीं करना, वो मोमेंटम होता है बस। रियल मोटिवेशन मतलब कोई नीड, कोई रिक्वायरमेंट आपको, आपकी फैमिली को, जिसे पूरा करने के लिए आपको सीए बनना ही पड़ेगा, सफल होना ही पड़ेगा, वो है आपका मोटिवेशन। पढ़ाई कैसे करनी है, स्ट्रेस फ्री होकर, चीजों को सीखते हुए। देखो सीए में जो पढ़ रहे हो लाइफ में काम आने वाला है, रटना नहीं है, एग्जाम पास नहीं करना, सिर्फ समझते हुए चलना है। तो जब इंजॉय करते हुए पढ़ाई करोगे 10 घंटे कैसे पार होगे पता भी नहीं चलेगा आपको। खाना क्या है, हैवी आइटम नहीं खाना है, ऐसा आइटम मत खा जाओ जो पचने में 10 घंटे लगे। ज्यादा नॉनवेज नहीं खाना है, अगर खाते हो तो क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, जूस पीना चाहिए, नाले पानी पीना चाहिए, हल्का भोजन जिसको पेट को बचाने में समय कम लगे, ताकि आपकी बाकी एनर्जी कहां लगे, पढ़ाई पर। तो ये है। अच्छा पढ़ा, खाने पे क्या करना है फोकस, समझ आ गई बात। अच्छा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कभी कभी ऐसा होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, उस वक्त अपने आपको फोर्स मत करो, क्या करो, फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग करके आओ। दोस्तों से बात मत करो यार, अच्छा कभी कोई दोस्त फोन करे, हाँ भाई तू क्या कर रहा है, हाँ भाई मैं क्या कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि अपने पढ़ाई वाले प्लान को आप स्किप कर दो, बोले भाई पढ़ाई पूरी करके मिलूंगा यार, प्लान बाकी है मेरा भी। मूड फ्लक्चुएशन, आज पढ़ने का मन है आज नहीं है, आज पढ़ने का मन है आज नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है बट डेली ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई पर क्या रहोगे आप, फोकस। अभी क्या मानोगे, बोझ ग्रुप देने वाला हूं, डिसाइड करोगे 6 महीने बाद सिंगल देना है कि बोध देना है। तो इस वीडियो में सारी बातें मैंने मेरे हिसाब से कवर कर दी है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई सवाल आपके मन में है जो आपको दिक्कत दे रहा है, कंफ्यूज कर रहा है प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने में, नीचे लिख डालो साले को, सॉल्व करेंगे उसको। तो भाई साहब ये प्लानिंग रजिस्टर में लिखनी है आपको, उसके बाद इंप्लीमेंट करनी है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को अभी से इंप्लीमेंट करें, वेट ना करें, 9 महीने बचे हैं सिर्फ, वेट ना करें, पढ़ाई करें और स्ट्रेस फ्री तरीके से सीए बने, सीए इंटर क्वालिफाई करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।